नमस्ते। पब्लिक इंडिया के सारे दर्शकों का अभिवादन। आपसे एक आग्रह है और इसीलिए मैं व्यक्तिगत रूप से आपसे आग्रह कर रहा हूँ। 16-17 नवंबर 2024 को लखनऊ के मोती महल लॉन में अवध कॉन्क्लेव का आयोजन किया जा रहा है। आग्रह यह है कि अवध कॉन्क्लेव को सफलतापूर्वक आयोजन के लिए धन की आवश्यकता है। हम लोग पहले इसको करते रहे हैं, दूसरे नाम से करते रहे हैं, अवध कॉन्क्लेव, लोकमत सम्मान इत्यादि इत्यादि नाम से, लेकिन इस बार अलग अलग विषयों पर डिस्कशन होगा। देश के अपने अपने स्पेशलिस्ट आएंगे और इन सबके लिए मैं एक क्यूआर कोड आपको दे रहा हूं। इससे आप ब्रोशर डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं क्या रूपरेखा है। लेकिन आपसे फिर से एक बार अपील है कि इस आयोजन को सफल बनाने के लिए थोड़ी आर्थिक मदद करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जस्ट पाटिल, आपके पास आऊं, मैं दो तीन चीजें आपसे एक साथ ही कर ले रहा हूं। एक तो जो जैसा अरुण जी कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं चीफ चंद्रचूड़ साहब सरकार को बचाते हुए नजर आते हैं, ये भी एक उनकी पूरी भाषा में है। दूसरा एक मैं इसलिए इस चीज को पूछ ले रहा हूं, ये राजीव धवन ने अपने आर्टिकल में बिल्कुल साफ साफ लिखा है कि वो जो उन्होंने न्याय की देवी के आंखों से पट्टी बांध के वो वाली स्टेचू सुप्रीम कोर्ट की बार लाइब्रेरी में लगाई, उनका साफ आरोप है कि वो फॉर हिज क्वेस्ट फॉर लीगेसी, वो अपना नाम चाहते हैं कि आगे आने वाले समय में आ जाए कि देखो एक वो जज हुआ था जिसने नायक की देवी की आंखों से पट्टी खोली। और उन्होंने कहा ये उन्होंने लॉन्ग टर्म सोच के रखा है, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट में है उसी को फॉलो करना पड़ेगा शायद हाई कोर्ट्स को भी। तो अब जब जहां पे भी होगा तो होगा, इसको नायक की पट्टी को चंद्रचूड़ साहब ने खोली। तो ये एक दोनों चीजें मैं आपसे पूछ लूं, एक तो सरकार को बचाते हुए नजर आते हैं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, और दूसरा ये जो न्याय की देवी की आंखों से न्याय की जो पट्टी हटाई, तो पट्टी हटाते ही तो ये सब हम लोगों को दिखना शुरू हो गया। लग रहा है कि हम लोग की आंख से पट्टी हट गई। जब से पट्टी हटी है तब से सब ज्यादा आ रहा है। कुलसे पाटिल साहब, एक ओवरऑल आपकी टिप्पणी। पहली तो बात ऐसी है कि उन्होंने पट्टी हटाई और उनके हाथ में कॉन्स्टिट्यूशन दी, राइट, और खुद अयोध्या का जजमेंट रामलल्ला को पूछ के देते हैं, तो वहां कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ थी? तो ये जो हिपोक्रेसी उनकी, वो बहुत तरह से प्रूव होती है, बहुत तरह से। लेकिन मैं आपका ध्यान, मैं खुद एक्टिविस्ट हूँ, मेरे खिलाफ ढेर सारे केसेस है देश भर में। दिल्ली दंगों में मुझे अपराधी करने के लिए वकील साहब, राय वकील साहब, दिल्ली हाईकोर्ट में मेरे खिलाफ पिटीशन पेंडिंग है कि दिल्ली दंगों का मैं उमर खलीद के साथ कार्य करता हूं। ये इतने स्तर पर जाते हैं। तो मैं एक आपका अटेंशन इसलिए देख रहा हूं कि हम जन्मतः सब सौदेबाजी लोग हैं। ईश्वर के नाम पर हम सुबह से शाम तक सौदेबाजी करते हैं। और ये जो ब्रायन करके लेखक है, गॉड जोन न्यूजीलैंड का, उसने सब लिख के वो क्या कहता है कि सवाल है कि भारतीय में सौदेबाजी का कल्चर क्यों, और जबकि जहां तमाम सभ्य देशों में ये सौदेबाजी का कल्चर नहीं है। और फिर वो लिखता है कि हम इसके ऊपर विश्वास नहीं करते, हम बचपन से सौदेबाजी सीख जाते हैं, और ये कारण हमारे देश के ब्राह्मणवादी कल्चर है। लेकिन आप ब्राह्मणवाद का नाम लेते ही आप सब ब्राह्मण भी डरते हैं। मैं सबको विनती करता हूं, यदि आप सब ब्राह्मणवादी होते तो यहां नहीं आते। आप ब्राह्मणवादी नहीं है। आरएसएस हमारे सभी दुखों की जड़ है। जब मैं कहता हूं तो मुझे उनका अभ्यास है, वो लिखते हैं खुद कि हम देश के मालिक हैं, आप सब 2 जून के अधिकारी है, 2 रोटी के अधिकारी है, बस ये खुद लिखते हैं। सावरकर है, गोलवलकर है, टिळक है, सब खुद लिखते हैं। वो बोलने में मुझे आप लोग क्यों डराते हैं? तो हमारी कल्चर ही ऐसे है। और इंडिपेंडेंट जुडिशरी इज अ मिथ। ये मैं जज बनने के पहले मेरे गुरु जस्टिस सावंत ने लिखी थी किताब, वो मैं उसको प्रिंट करके डिस्ट्रीब्यूट कर रहा था। ये मिथ है, ये कभी इंडिपेंडेंट जुडिशरी नहीं थी। पहले से जो इतिहास बताएंगे तो गजेंद्र गढ़कर पहले चीफ जस्टिस थे मेरे ख्याल से। उनको बंबई हाईकोर्ट में 10 सीटें खाली थी और भरनी थी, लेकिन उन्होंने उनका दामाद जब तक कॉम्पिटेंट नहीं हुआ, 10 साल उसके पूरे नहीं हुए, ये सभी नाम साइड में रख दिए थे। तो इंडिपेंडेंट जुडिशरी की जो बात होती है, मैं कई जजेस के साथ बैठा हूं जो बाद में सुप्रीम कोर्ट जज बने।
वो मुस्लिमों के केस आने के बाद बोलते थे अभी वो यहाँ बोलना भी ठीक नहीं है, तो इनको सबक सिखाना चाहिए। वो भाषा दूसरी थी उनकी, लेकिन मैं नहीं बोलना चाहता हूँ वो भाषा। तो मैंने कहा अरे आप, हम तो ईश्वर है, तो ईश्वर के सामने कौन आता है, ये हमको क्या लेन देना है इसका। तो फिर वो मुझसे दूर रहते थे कि ठीक है भाई, आप सिंगल ही बैठो, किसी के साथ बैठो मत, ये सब चलता था। तो मैं ये जो मैंने थोड़ा सा उल्लेख किया था जब आपने बुलाया था मुझे, ये पीएम इनके घर आरती को आया, भाई पीएम की पोजीशन देखो ना, हस्बैंड एंड वाइफ के बीच पे खड़े हैं, आरती वो खुद उतार रहे, अरे गेस्ट तुम है क्या, गेस्ट वो कौन है, मोदी होस्टे है क्या, चंद्रचूड़ होस्टे। और जब बुलाया तो यदि नहीं बुलाया होता तो वो दरवाजे पे क्या खड़े होते, और बुलाया है तो फिर बोलो ना बुलाया था, तो बोलते भी नहीं। और ऐसी सेटिंग नहीं होती है, कैसी सेटिंग होती है, आप सबका सवाल है, वैसा सेटिंग, वैसा सवाल ही हमारा है। मुझे भी मैं तो ऑर्डिनरी आदमी हूं, लेकिन मैंने एक सीएम को मिलने से नकार, वो बोले कि मैं आपको मिलना चाहता हूं, हम उनके खिलाफ डिसीजन देते थे, वो तो चलता है, डिसीजन देने में कुछ गलत नहीं। तो वो हम जिस बिल्डिंग में रहते थे वहां एक उनका मिनिस्टर था, उसके घर आके बैठ गए कि मुझे कोशी पाटिल को मिलना है। वो ऊपर आया, बोले सर कुछ भी करो, मैंने कहा बिल्कुल नहीं मिलूंगा। तो फिर मैंने एक मिडिल मार्ग खोजा, वो या वही दो चार जजेस रहते थे, उनको फोन किया, मैंने कहा यार सीएम मिलना चाहता है, तुम दो चार जन आएंगे तो हम सब मिलके मिलेंगे। लेकिन हम उनको मिलने तो गए तो सब मिलके गए, और मिलने के बाद वो तो बेचारे जजेस इतने छोटे होते हैं ना, सीएम मिलने के बाद वो तो इतने खुश हो गए कि कुछ उनको खुद के लिए मांगने लगे, अरे माँ इसके लिए नहीं बुलाया मैंने, ये तो पर्सनल फेवर में आपको डुबा देगा समुद्र में, आप इसके पीछे क्यों पड़ते हैं। तो मैंने तब उनको बोला कि भाई तू जुडिशरी में बदल लाने की बात कर, एजुकेशन में फुले शाह अम्बेडकर लाने की बात कर, और कुछ सुझाव दिए, उसमें उसमें एक भी सुझाव नहीं है क्या। मैंने कहा था कि मैं खुद मजदूर था, मेरे पिताजी खेत में मजदूरी करते थे, तो 60 साल की उम्र के बाद तो वो काम नहीं कर सकते, तो उनको तुम सिर्फ 100 रुपीज, 100 रुपए की पेंशन दे दो, जो भूमिहीन मजदूर है उसको पेंशन दे दो, इतना ही काम करो, बस हो गया, हमें मिलने आया ना तो इतना काम करो। तो मेरे सुझाव ऐसे थे, और हमारे जजेस के सुझाव थे, मेरे बेटे को ये करो, मेरे इसको फ्लैट दे दो, मेरे उसको, अरे मैंने कहा बाबा मैं इसलिए बुलाया था कि मैं अकेला उसको मिलना नहीं चाहता था। तो बात ऐसी है कि खुद के बारे में बोलना भी ठीक नहीं, लेकिन अभी 77 1970 से 47 में 1977 का जजमेंट है, फुल कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, कंडक्ट ऑफ जजेस, इसमें चंद्रचूड़ कहाँ बैठते हैं। स्पेशली आपने बोला कि वो राय साहब ने बोला, वकील साहब ने, कि इलाहाबाद हाईकोर्ट में वो अच्छे जजमेंट देते थे, और 2014 के बाद क्या हो गया उनको। अरे सर 2014 के बाद प्यून से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तक सब ब्राह्मण बिगड़ गए, उनको लगा कि अभी ये मौका है देश को गुमराह करने का, और किसी भी हालत में किसी भी सरकार जजेस ने और सरकार के खिलाफ डिसीजन देने में, ठक्कर तक तो ठीक था, वो बेचारा रोया, लेकिन ये कैसा क्यों होता है। और 4 जजेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली, वो भी 12 जनवरी 1918 को ली थी, और कहा था कि हमारा स्वायत्तता खत्म हो गई है, वी आर कंट्रोल्ड बाय आउटसाइड फोर्सेस। इससे ज्यादा क्या हमें प्रूफ चाहिए था कि सौदेबाजी के लिए ये रास्ता नहीं है, सौदेबाजी के लिए अलग रास्ता, क्या रास्ता अलग हो सकता है, ऐसा मिलना जुलना होता है। और 1 मिनट में अभी आपने आरती दिखाई, बाकी आप कहाँ बैठे कितने बैठे कौन मालूम है, किसको मालूम है, ऐसा तो नहीं दिखाया आपने। तो ये देखो, ये सब की पोजीशन पे बैठते हुए लोग हैं, और बराबर मौका आता है। इनके पिताजी ने क्या किया, कॉमन सिविल कोड का बात निकाली, और शाहबानू केस में, जो शाहबानू केस का जजमेंट बम्बई हाईकोर्ट का पहले था कि मुस्लिम वुमन इज एंटाइटल फॉर मेंटेनेंस, बम्बई हाईकोर्ट का जजमेंट था, जस्टिस सावंत और जस्टिस वैद्य का जजमेंट था, उसके पहले था, कई साल पहले था।
तो इसके पिताजी ने क्या किया, वो शाहबानू निकाला, शाहबानू का कोलित जिसको बोलते हैं मशाल आरएसएस के हाथ में दी, वहां से वो बाबरी मस्जिद तक पहुंच गए। तो ये जो करते हैं ये बराबर इनको मालूम है कहा क्या करना है। वैसे चंद्रचूड़ ने किया है। अभी आपने बोला अरे महाराष्ट्र सरकार का देखो ना, सब गलत हुआ, लेकिन सरकार तो चल रही, आज तक चल रही है। सब गलत हुआ तो किया क्या, इलेक्ट्रिक बॉन्ड में सब गलत हुआ, किया क्या। मेरा ही एक ऐसा ही उसमें इसमें एक्साइज रिफंड का केस था। एक्साइज रिफंड में हम एक्साइज हम सब भरते हैं, लेकिन उसका रिफंड कैपिटलिस्ट लेते थे। तो कैपिटलिस्ट का कहना था कि सरकार को इलीगल मनी रखने का अधिकार नहीं है। तो मैंने कहा कोर्ट में कि वन इलीगल हैंड से वो पैसे दूसरे इलीगल हैंड में जा रहे हैं, क्योंकि यदि वो कस्टमर को जाते तो वो लीगल हैंड है। एक्साइज तो हम भरते हैं सब, और उद्योगपति सिर्फ पोस्ट मास्टर है। तो वैसे ये सब इलीगल मनी, सुप्रीम कोर्ट ही कहता है कि इलीगल मनी रखने का सरकार को अधिकार नहीं है। तो सरकार को अधिकार नहीं तो ये रखे क्यों। और कितने जजमेंट है, ज्ञान वापसी वो आप जो बोलते हैं मस्जिद की जजमेंट है, खुद सुप्रीम कोर्ट ने उसी जजमेंट में कहा है, देखिए नो मोर डिस्प्यूट्स, कानून बनाया है नो मोर डिस्प्यूट्स। और ये डिस्प्यूट क्यों लगा, जिंदा क्या चंद्रचूड़ ने। जी लोहिया के जजमेंट की बात तो सबने छेड़ी है, लेकिन उसमें मैं बहुत, मेरा लोहिया से भी परिचय था। लोहिया ने जिस लोगों को मेरे लिए भेजा था उनका मेरा परिचय था। जो मुझे मिलके गए उनको मार डाला। मैंने प्रशांत भूषण को फोन किया कि लोहिया को हम क्या मदद कर सकते हैं। तो ये सब मैं विटनेस था। मुझे मारा नहीं अभी तक, ये तो मैं आप सबके हमारी खुशकिस्मती समझता हूँ कि वो मारे नहीं, उनका हिट लिस्ट में मेरा नाम है। तो ये जो लोहिया के बारे में हुआ, और लोहिया को वो ड्यूटी गया था जहां बोलते वो रवि भवन में, वो आया ही नहीं। कहां से वो एयरपोर्ट से गुमराह किया उसको, और उसकी बॉडी मिली बाद में। तो ये सब जो कॉन्स्पिरेसी थी, इसमें भी बहुत लोग शामिल है। लेकिन किसके सामने क्या बोलेंगे हम, किसको 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 एक्सपोज करेंगे। और जब जी करते हैं तो, जब मैंने बोला कि मेरे खिलाफ इतने केसेस है, फालतू केसेस है लेकिन है, और जी तो हाईकोर्ट का मुझे बार बार डोर खटखटाना पड़ता है। तो वहां बैठे हुए जजेस भी ब्राह्मण है, मेरे को मुझे डिफेंड करने वाले भी ब्राह्मण है, और मेरा बेटा भी वहां लॉयर है। वो सब बोलते हैं अंकल हम सब ब्राह्मण है, आपको डिफेंड कर रहे हैं। तो अभी ये तो इससे ज्यादा मैं तो गालियां कुछ हो नहीं सकती ना। तो जी ये जो चल रहा है, तो मैंने कहा शुरू में कहा था कि इंडिपेंडेंट जुडिशरी इज अ मिथ, और ये हर एक की आइडिया लेते आते हैं। जैसे हम मजदूर फैमिली से आए तो हमारी आइडिया है, वो मलबार हिल से आए तो उनकी आइडिया है। जजमेंट कोई इंडिपेंडेंट होता नहीं। मैं तो कहता था, जब मैं जज था तो भी कहता था, आज भी कहता हूं कि कोर्ट में सिर्फ जजमेंट मिलता है, जस्टिस नहीं। इन जी मेनी केसेस वी ओनली गेट जजमेंट, वी डोंट गेट जस्टिस। तो यस ये जो जस्टिस देने की बात की उन्होंने, कि राम के सामने बैठ के जजमेंट के डायरेक्शन मांगा, और ये 5 जजेस उसी जजमेंट के दिन ताज में जाके खाना खाते हैं, किस खुशी में। हम सबको संशय था कि हाईकोर्ट भी क्या करेगा इसमें, राम जन्मभूमि तो तय नहीं कर सकता, राम हुआ कि नहीं तय नहीं कर सकता। हम बोलते थे कि ये जजमेंट होगा ही नहीं। हाईकोर्ट ने भी दिया और सुप्रीम कोर्ट में भी दिया, क्योंकि ये सब आरएसएस वाले की पोजीशन पे बैठे हैं, और वो बराबर जो उनको चाहते वो करते हैं, और किसी को डरते नहीं। अरे जी मोदी के खिलाफ जजमेंट जो है, आयोग का जजमेंट है, राय साहब जैसा, हम आप लॉयर है इसलिए आपको बोल रहा हूं कि जस्टिस कृष्णा अय्यर और जस्टिस सावंत और जस्टिस सुरेश ने इंक्वायरी कमीशन उनका अपॉइंट हुआ था, और उन्होंने रिकमेंड किया था कि मोदी शाह शुड बी प्रोसिक्यूटेड फॉर मास मर्डर्स एंड दे शुड नॉट बी गिवन एनी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट ड्यूरिंग देयर लाइफ टाइम। इससे क्या ज्यादा रिकमेंडेशन चाहिए था। ये भी रिकमेंडेशन किसी ने ना पढ़ा ना सुना। उन्होंने 2-3 महीने जब वहां जाके अहमदाबाद में रह के वो हिरेन पंड्या की भी साक्ष्य ली थी। हिरेन पंड्या रात को 3 बजे उनके यहाँ साक्ष्य देने आया,
और उनको सावंत ने पूछा कि आप डर नहीं लगता क्या? तो बोले डर लगता है, लेकिन मेरा कॉन्शियस ने मुझे कहा कि आप जाना चाहिए कमीशन में, इसलिए मैं आया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये सब कब होता है? इतने गुनाहगार होने के बावजूद इनको ये पद कैसे मिलते हैं? तो ये सभी का कारण है आरएसएस, और आरएसएस के कारण होता है। आप, एक मेरे वजह करके मित्र थे, जज थे, हाईकोर्ट में थे, वो बोलते थे अरे हम, तुम क्या बोलते कोर्ट से, हम तो जन्मता पहले आरएसएस के होते हैं, कोई भी ब्राह्मण हो पहला आरएसएस का, बाद में जो सुधरता है, नहीं तो वो भेजा सड़ जाता है, तो वो सुधरता नहीं। तो ये अभी इस हालत में हम है, तो हम किसके खिलाफ बोले, कैसे बोले, और इतना जो बोला उसका क्या परिणाम होगा? आप तो मुझे मदद करने नहीं आएंगे। तो ये हो रहा है। नमस्ते। पब्लिक इंडिया के सारे दर्शकों का अभिवादन। आपसे एक आग्रह है और इसीलिए मैं व्यक्तिगत रूप से आपसे आग्रह कर रहा हूं। 16-17 नवंबर 2024 को लखनऊ के मोती महल लॉन में अवध कॉन्क्लेव का आयोजन किया जा रहा है। आग्रह यह है कि अवध कॉन्क्लेव को सफलतापूर्वक आयोजन के लिए धन की आवश्यकता है। हम लोग पहले इसको करते रहे हैं, दूसरे नाम से करते रहे हैं, अवध कॉन्क्लेव, लोकमत सम्मान इत्यादि इत्यादि नाम से, लेकिन इस बार अलग अलग विषयों पर डिस्कशन होगा। देश के अपने अपने स्पेशलिस्ट आएंगे और इन सब के लिए मैं एक QR कोड आपको दे रहा हूं। इससे आप ब्रोशर डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं क्या रूपरेखा है। लेकिन आपसे फिर से एक बार अपील है कि इस आयोजन को सफल बनाने के लिए थोड़ी आर्थिक मदद करें। बहुत बहुत धन्यवाद।